स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर 5 है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। ई क्या है? ई ये है, इसके अराउंड वोल्टेज हमें निकालना है। तो हमने केवीएल सीखा है, तो हम जस्ट केवीएल को यहाँ लगाएंगे इस लूप में। ओके, इस लूप में लगाएंगे तो देखते हैं, ये देगा आपको +1, ये देगा आपको प्लस ई, ये देगा आपको +5। ओके, प्लस आपका ये आपका 10 वोल्ट, सारे सब कुछ आपका प्लस में ही रहेगा। ये वोल्ट लिखा है इस हिसाब से। सो ये प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा, तो ये आपका +10, ये आपका इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वल टू -16 वोल्ट। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, केवीएल लगाना था इस पाथ के अलाउंग। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं R1 R2 R4 हमको दिया है R, और R3 दिया है थोड़ा सा अलग 1.1 R। ये R3 है, इसको मैंने आइडेंटिफाई करके लाया। ये कुछ इस तरीके से है, हमसे कहा गया फाइंड द रीडिंग देन द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्टेड बिटवीन वोल्ट मीटर और उसके अंदर वोल्ट मीटर, और उसको आते ही उसके अंदर आप दिमाग में आना चाहिए कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो कि आइडियल है, ओके, इन्फिनाइट के इक्वल होता है। तो ये वोल्ट मीटर वाला पाथ हो जाएगा ओपन सर्किट, इसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है, ओपन सर्किट हो जाएगा। ओके, यहाँ से कभी करंट जाएगी नहीं, तो करंट सीधे जाएगी। अब ये 5 और 5 आपके क्या हुए, यहाँ से देखते हैं, ये 5 और 5 आपके क्या हुए सीरीज में। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया, फिर से पूरा 10 वोल्ट इधर है तो 10 वोल्ट इधर भी हो गया, 5 वोल्ट डिवाइड हो गया वो। ओके, 5 वोल्ट डिवाइड हो गया, और R1 R2 R4 ये तीनों R के इक्वल थे, यहाँ पे करंट आ जाएगी। सिमिलरली ये भी, यहाँ पे भी 10 वोल्ट डिवाइड हो गया, अभी 10 वोल्ट R और 1.1 R में डिवाइड होगा। ओके, तो यहाँ पे V3 मान लो डिवाइड हुआ है, तो V3 को कैलकुलेट कर लेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल से, जो आया 110/21। ओके, V3 आपका कुछ ऐसा आया। अब V3 आ गया, अब आप KPL लगा दो इस लूप में। अब KVL लगाते टाइम इसका क्या है, वोल्टेज होगा बट करंट फ्लो नहीं करेगी। ये मिसकॉन्सेप्शन है कि ये ओपन हो गया तो इसका वोल्टेज होगा कि नहीं, वोल्टेज होगा। ऐसे ये शॉर्ट सर्किट है, इसका वोल्टेज 0 है, ओके, इन पॉइंट के बीच में, बट करंट यहाँ पे फ्लो करती है, करंट इज नॉन जीरो। तो ये याद रखने की बात है, तो इसमें हम लगा देंगे। इसमें लगाएंगे तो हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये -5, ये प्लस V0 और ये प्लस, ये इनके साइन, तो ये तीनों वैल्यूज लगाई तो हमारा आंसर निकल के आ गया V0। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर इज, इस इंडक्टर से कितनी करंट जाएगी। सो इंडक्टर हमारे यहाँ पे क्या मौजूद है, ये मौजूद है, ये IL हमसे पूछी है, तो इसको डिवाइड करते हैं। ये हमने बात करी, जिसको IL बोल दिया, इसको IL बोल दिया, और ये हमारा 1 एम्पेयर करंट आ रही है। अब ये 1 आ रही है और ये इधर जा रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस जगह ये डिवाइड होगी 2 में, मान लो। ओके, मान लो कि ये 1 - IL है, तो ये दोनों करंट मिलके क्या बन रही है, 1, जो कि इससे निकल रही है, इससे निकल रही है और इन दोनों में जा रही है डिस्ट्रीब्यूट होके। ओके, तो 1 - IL। तो अब हम क्या करेंगे, इस पाथ के अलोंग, ये जो पाथ है, ये जो पाथ है जिसमें केवल वोल्टेज है, जो बाहर वाला पाथ है, ये जो पाथ है, इसके अलोंग यहाँ से शुरू करके और यहीं पे खत्म करके हम KVL लगा देंगे। इसमें ओनली वोल्टेजेस हैं, तो हमारा क्या आ गया, माइनस, सबसे पहले सो -1 × 1 - IL, तो पहले ये आ गया हमारा, पहले इनको देख लेते हैं, ये माइनस एंड दिस प्लस, तो ये आपका 1 - 1 प्लस, तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए, ये दोनों वोल्टेज सोर्स आपके कैंसिल हो गए। अब हमारा ये इंडक्टर है और ये रजिस्टर है, तो इंडक्टर के अराउंड करंट IL है इंटू J, और रजिस्टर जो कि 1 है उसके अराउंड 1 - IL है। ओके, और हमने माना है कि ये करंट आपकी यहाँ से आ रही है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है, इनके अराउंड हमने इक्वेशन लिखी है रेजिस्टेंस की, ये 1 - IL करंट, इसकी IL, तो इससे IL सॉल्व हो के आ गया 1/1 + J एम्पियर। ये नेक्स्ट बात करते हैं लम्प्ड पैरामीटर्स की और डिस्ट्रीब्यूटेड की। तो अगर आप बात करें लीनियर एलिमेंट, जैसे कि हमारा क्या है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये क्या होते हैं, लम्प्ड पैरामीटर होते हैं। लम्प्ड मतलब ये
यहाँ पे फिक्स है इतनी, फिर ये हम मान लें यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। ओके, एक पॉइंट पे ही मौजूद है। अगर हम नॉन लीनियर एलिमेंट की भी बात करते हैं तो वो भी लम्प्ड पैरामीटर ही होते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि डायोड नॉन लीनियर एलिमेंट है, बट ये भी होगा। या हम दूसरी भाषा में कहें तो हम इनकी अलग अलग इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे वी एस है और इंडक्टर के लिए करंट की इक्वेशन और कैपेसिटर के लिए। अब यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे नॉर्मल, तो इनको अगर हम अलग अलग करके नहीं लिख सकते आर एल और सी को, तो फिर हम इसमें ये इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं। तो बात करते हैं लम्प्ड, ये लाइक ये आपका रजिस्टर बस यहाँ मौजूद है, हमने ये नहीं माना कि पूरे वायर में मौजूद है, जबकि आपका ओरिजिनली क्या होगा, रजिस्टर जो रजिस्टेंस है, अगर आपने वायर लिया है तो वो तो पूरे वायर में मौजूद है। ये जितना वायर है जिसके बीच में आपने वोल्टेज सोर्स लगाया है, तो पूरे वायर में ही रजिस्टेंस मौजूद होगा। लाइक आपका ट्रांसमिशन लाइन का एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका एल और आर प्रेजेंट है इसके अंदर। ओके, उनकी वजह से क्या है कि आपका इंडक्टेंस भी एक तरीके से कुछ मतलब एक प्रोसेस होती है, इंडक्टेंस क्रिएट हो जाता है इसके बीच में। पर ये एल आर और सी ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन, इसमें इसलिए इसमें हम केवीएल नहीं लगा सकते। ओके, और ओम्स लॉ जो यहाँ लगेगा वो J इक्वल टू सिग्मा ई लगेगा। ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड फॉर लम्प्ड लीनियर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स ओनली। ओम्स लॉ की फिर कंडीशन है कि वो लम्प में नॉन लीनियर के लिए नहीं लग सकता। ओके, तो ये उसकी कंडीशन है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड में लग सकता है, बट ये वाला केस। ओके, फिजिकली इट इज पॉसिबल टू सेपरेट रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, देन इट इज नोन एज, अगर हम कह सकते हैं कि फिजिकली उनको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर हमने बनाया था, तो उनको हम लम्प नेटवर्क बोलेंगे। केवीएल एंड केसीएल फेल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, एक चीज ये भी है, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट, क्योंकि केवीएल केसीएल इसलिए हो जाता है अलग, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि करंट के लिए एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, एक बार सिंपल, तो वहां पे केवीएल फेल हो जाएगा, क्योंकि हम सेपरेट नहीं कर सकते इंडक्टेंस रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को। अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो ये कैसे लिखेंगे। केवीएल एंड केसीएल आर अप्लाइड फॉर लम्प्ड पैरामीटर, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, कैसा भी पैरामीटर हो हम उसमें केवीएल केसीएल को लगा सकते हैं, बट वो लम्प्ड होना चाहिए। ओके, अब लम्प्ड एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट की बात कर लेते हैं। एक और डेफिनेशन जो हमारी नॉर्मल से थोड़ा अलग है, अगर फिजिकल साइज ऑफ एलिमेंट जो कि काफ़ी छोटा है व्हेन कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द एक्साइटेशन, लाइक अगर हम डील कर रहे हैं कुछ इस तरह की फ्रिक्वेंसी पे 50 हर्ट्ज, नॉर्मली हमारा यहाँ पे इंडिया में 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज ऐसा ऑपरेशन होता है, तो हम इस पर डील कर रहे हैं, तो ये हमको क्या दे रहा है, लेंथ 6000 किलोमीटर। ओके, हमारा आर जो है ये हमारा वेवलेंथ है, ये इतनी बड़ी वेवलेंथ इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो ये लम्प्ड एलिमेंट है हमारा। बट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें, फिजिकल साइज ऑफ एलिमेंट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन है जो एक हजार मीटर या फिर 1000 किलोमीटर इतनी लंबी लंबी फैली होती हैं, तो उनमें पूरे उसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे रेजिस्टेंस पूरे में है, ऐसा नहीं कि किसी बीच में है। तो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि 1000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है और 6000 किलोमीटर हमारा वेवलेंथ है जिस फ्रिक्वेंसी में वो वर्क कर रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट एलिमेंट हो गई। ये एक और तरीका है पहचानने का। अब बात करिए टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट, ये इनवेरिएंट सर्किट है। ओके, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जैसे कि रेजिस्टेंस मतलब डीसी वाला, अगर हम इसमें स्विच लगा दें, मतलब ये स्विच को बंद करते ही एट टी इक्वल टू 0 पे ये बंद हो गया, तो हमारा ये शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब हमारा करंट फिर ये लीस्ट रेजिस्टिव पाथ से जाएगा, ये बेकार हो गया। तो हमारा इसके पहले टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 था, t ग्रेटर देन 0 के लिए टोटल रेजिस्टेंस केवल R1 बचा, तो ये एक तरीके का टाइम वेरिएंट सर्किट है। फील्ड थ्योरी जो होती है, मतलब हमारा EMFT केवल मतलब दोनों के लिए लग सकती है, पर नॉर्मली केवल बोले तो हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए ज़्यादा अप्लाई होती है। ओके, बट लग सकती है लो के लिए, और नेटवर्क थ्योरी ओनली लो के लिए ही लगती है। ओके, नेटवर्क केवल लो फ्रीक्वेंसी के लिए ही हम लगाते हैं। आगे बात करते हैं, फील्ड थ्योरी कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस, एंड इन फील्ड थ्योरी ओके, डेवलपिंग मैथमेटिकल इक्वेशन इज कॉम्प्लेक्स बट एक्यूरेट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाना, लेकिन रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट आ जाते हैं। बट यही बात करें नेटवर्क थ्योरी की, जो कि केवल लो फ्रिक्वेंसी के लिए लगाती है, तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम
मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाना यहाँ पे थोड़ा सिंपल है, और केवीएल एंड केसीएल फेल्स फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन, इसीलिए वो फील्ड थ्योरी में नहीं लगते। अब बात करते हैं स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ये जो हम आई है हमारा, ठीक है, अभी तक हम बैलेंस ब्रिज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आ रहे थे। इसको हमने डिवाइड किया, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, तो ये 6 है, ये 10 है, ये 9 है, ये कितना हुआ 6 इंटू 10 इज नॉट इक्वल टू 9 इंटू 3। यहाँ पे बैलेंस ब्रिज का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी, वो करंट क्या होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। तो उसको नॉर्मली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम किसको यूज करते हैं, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ये बोला तो ये कुछ इस तरीके से है, इसको हम चेंज कर देंगे कुछ ऐसे, 3 रेजिस्टेंस में इसको चेंज कर देंगे। ओके, तो वो देखते हैं। ये नॉट इन सीरीज और नॉट इन पैरेलल और आल्सो अनबैलेंस, ये तीनों कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा है ये फिगर। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, व्हेन एलिमेंट्स आर कनेक्टेड नीदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल नेटवर्क कैन बी रिड्यूस बाय स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको डिटेल में देखते हैं क्या होता है ये। अब उसमें भी स्टार डेल्टा में भी अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं। ये आपका क्या है, स्टार है, और ये क्या है आपका डेल्टा है। तो स्टार के भी 2 केस हैं, मतलब 2 टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं और अलग तरीके से। ये आपका वाई नेटवर्क है, ये दिख रहा होगा वाई, ये आपका टी नेटवर्क है। मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से यहाँ कॉमन पॉइंट्स जुड़े हैं, बट वैसे ओपन है, ये पॉइंट कॉमन है, ये पॉइंट कॉमन है। इसके अलावा इनके तीनों पॉइंट अलग हैं। इसका पॉइंट ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भी सी हुआ, बट ये डी है, तो ये डी पॉइंट कॉमन है। ऐसे ही ए बी सी एंड ये डी, डी पॉइंट कॉमन है। तो ये आपका स्टार है। डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में क्या होता है कि 2 पॉइंट कॉमन होते हैं, लाइक मतलब हर 2 रजिस्टर के लिए एक पॉइंट कॉमन है। जैसे कि R1 और R3 के लिए ये कॉमन है, R2 और R3 के लिए ये कॉमन है, R1 और R3 के लिए ये कॉमन है। ऐसा है, इस तरीके से ये हम 2 तरीके से बना सकते हैं। ये कैसा बना है, इसको अगर मैं बोलूँ, ये पाई नेटवर्क भी बना हुआ है। ये क्या है, ये ऐसे पाई पाई बना हुआ है। ओके, और इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये डेल्टा है, ये डेल्टा का साइन है। डेल कैसे होता है, ये डेल होता है, ये डेल्टा है। तो अगर बात करें, ये तो हमने सिर्फ देखने के लिए किया, डेल्टा और मैश नेटवर्क भी बोलते हैं इसको। क्योंकि मैश क्या होता था, मैश एक ऐसा लूप जिसको और फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो डेल्टा से स्टार में बनाएंगे, मतलब ये हैं, ये ब्लू वाले, इसको हम फाइनली बना के ला रहे हैं, ये हमारा आउटपुट है यहाँ पे। ओके, तो आर ए निकालेंगे, अगर ये आर ए है तो आर ए के लिए क्या करेंगे, वेरी इजी, डिनोमिनेटर में इन तीनों के लिए आर ए आर बी तीनों का सम कर देंगे, किसका, R1 R2 और R3 का। और आर ए के एडजेसेंट क्या होंगे, इसके एडजेसेंट कौन से रेजिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला, तो इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, इनके एडजेसेंट का प्रोडक्ट R1 और R2 का। तो सिमिलरली आर बी के लिए, ये आर बी है, इसके एडजेसेंट कौन सा है, आर ए और आर सी, R3 सॉरी R2 और R3, और RC के लिए क्या है, R1 और R3। इस तरीके से आया। अब इसका अपोजिट स्टार टू डेल्टा करते हैं, मतलब इस अंदर वाले से बाहर वाले को बना रहे हैं। मतलब हमारे पास आर ए आर बी आर सी के बिना R1 R2 R3 बना रहे हैं। तो ये कैसे होता है, R1 इजकल टू R1 के अपोजिट, तो इसके जो अपोजिट है वो तो डिनोमिनेटर में आ गया, आर बी, जैसे R1 के अपोजिट ये है, ये आर बी R1 के अपोजिट है, ये डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, ये डिनोमिनेटर में आ गया। एंड आप ऊपर क्या करेंगे, ऊपर का टर्म सेम होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, और यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है। ऊपर क्या है, आपके जो पॉसिबल आर ए आर बी आर सी और आर ए आर सी तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, आर ए आर बी आर सी आर ए, तो इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। और नीचे क्या होगा, जो अपोजिट होगा, R1 के अपोजिट आर बी है, R2 के अपोजिट आर सी है, और R3 के अपोजिट आर ए है। तो ये जो प्रोसीजर है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये सेम होता है आर और एल और इम्पिडेंस के लिए, जेड के लिए, बट सी के लिए अलग होता है। सी के लिए क्या होता है, सेम प्रोसेस चल रहा है, सेम प्रोसेस चल रहा है, बट हर चीज का आप रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल ऑफ ईच थिंग। ओके, तो जो हम निकालते थे कि R इजकल टू
ये इनका प्रोडक्ट और यहाँ पे इनका सम। तो यहाँ पे वही चीज़ में क्या किया है आपने, रेसिप्रोकल ले लिया है कि 1/CA इजकल टू 1/C1 इंटू 1/C2 अपॉन 1+C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरीके से। और स्टार टू डेल्टा में वही चीज़ कि डिनोमिनेटर में जो इसका अपोजिट है, ओके, और यहाँ पे क्या है कि सबके प्रोडक्ट का सम, सबके प्रोडक्ट का सम। तो ये तो क्या है, खुद से याद करने की चीज़ें, ट्रिक बना के करने की चीज़ें हैं, बाकी तो प्रैक्टिस से आ ही जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में IS निकालना है हमको। तो बैलेंस्ड मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। बैलेंस के लिए मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो क्या करते हैं, मतलब एक बैलेंस कंडीशन है, मैग्नीट्यूड हमारा लगभग यहाँ पे सेम है, जैसे कि 6 6 और 6। ये क्या दिख रहा है हमको, ये पाई दिख रहा है, ये पाई नेटवर्क है, ये हमको दिख रहा है कि पाई नेटवर्क है। पाई से हम क्या बनाएंगे, स्टार बनाएंगे, ये स्टार या वाई बनाएंगे, पाई टू वाई बनाएंगे नेटवर्क। तो स्टार बनाने के लिए क्या था, ऊपर इनके एडजेसेंट का प्रोडक्ट और अब नीचे सम टोटल। तो ये 2 ओम आ गए, तो ये जो निकल के आए ये 2 ओम ईच के हैं। तो अब ये क्या है, सीरीज, ये और ये दोनों पैरेलल और फिर ये इसके संग सीरीज। तो वही चीज़ करिए कि ये और ये पैरेलल और इसके संग सीरीज, और ये क्या है V अपॉन ये टोटल R इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करके आंसर आ गया 2 एम्पेयर। देन बात करते हैं एक इसके क्वेश्चन की, इस अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या देख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जुड़ रहा है तो ये और ये पैरेलल में हो गए दोनों। सिमिलरली ये ऐसे जुड़ रहा है तो ये पूरा पैरेलल हो गया, ये जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है, और ये कॉन्फ़िगरेशन सीरीज हो गया। इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो कुछ ये ऐसा बन के आया, ओके, ए और बी के बीच में निकालना है हमें, कुछ ऐसा बन के आया ये। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट भी बी है और ये पॉइंट ए है, ओके। ये पॉइंट कुछ मान लो डी मान लिया, ऐसे ये पॉइंट ई मान लिया, ओके। तो इतने पॉइंट हैं। तो ए और बी के बीच में क्या क्या है, तो इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं हम। ये तो एज इट इज बनाया, ये हमने ई लिया था, ओके, इसको डी बना लिया। तो डी और ए के बीच में क्या है, ये ए है, ये बी है। तो इससे क्या दिख रहा है कि डी और ए के बीच में और डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो हाँ, ये डी और ए के बीच में, और सिमिलरली डी और बी के बीच में एक एक रेजिस्टेंस है, एंड डी और ई के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। ये बन गया। ये कैसा है हमारा, ये स्टार नेटवर्क है। और ए और बी के बीच में ये अपने बनाया है। ये जो हमारा बना हुआ था, ये जो बने हुए थे ये दोनों और ये, इसको हमने एज इट इज बना दिया है, ओके। इसको एज इट इज, बीच वालों को किया, ये स्टार से डेल्टा बनाना है हमें फॉर कैपेसिटेंसेज। तो जो फॉर्मूला है ऊपर सबका प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट का सम, और नीचे अपोजिट। तो हर चीज़ हमने क्या ली है, रेसिप्रोकल में ली है। तो सॉल्व होके ये हमारा आ गया C/4। अब ये चेंज हो गए, ये चेंज हो गए। जब ये चेंज हो गए, ये C/4, ये C/2, C/2, तो ये दोनों कैसे आ गए, ये दोनों आ गए पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में, ओके। तो फर्दर फिर सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये दोनों पैरेलल पैरेलल, तो ये दोनों सीरीज में, ये जो ऊपर नीचे वाले हैं ये दोनों सीरीज में, फिर ये इसके संग पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट आ गया हमारा। तो यही ISRO में क्वेश्चन आया था, बट वहाँ पे वैल्यूज थोड़ी और ज़्यादा हार्ड थी, तो कैलकुलेशन के लिए ईजी है। तो ये क्वेश्चन है, इसका C इक्विवेलेंट 19C/10 है। ये ISRO का क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब कन्वर्जन फ्रॉम डेल्टा टू स्टार की अगर बात करें, डेल्टा मतलब आपका ये, इससे आप स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। ये डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा होगा, ओके। या डेल्टा टू वाई बोले तो डेल्टा ऑफ इक्वल वैल्यूज ऑफ 3 एलिमेंट, सबकी ये मान लो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। इसको जब स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगे 3 टाइम। ये जो अंदर वाले हैं इसका आंसर क्या है, 1 1 और 1, ओके। 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएंगी, और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाएंगी 3 टाइम्स, क्योंकि वो रेसिप्रोकल में चलता है। यहाँ निकालना है, ये क्या है, ये आपका पाई नेटवर्क है, ये आपका पाई नेटवर्क है। यहाँ बोले तो डेल्टा है, उसी डेल्टा का हमने ये स्टार बनाया।
तो क्योंकि ये 3 3 3 था तो ये 1 1 1 बन गया। अब ये 1 1 1 बन गया तो ये दोनों सीरीज, ये सीरीज और ये आपका इसके संग है। ये आप इसमें सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे इतना ही हमारा लॉजिक लग रहा है। तो जो लॉजिक लग रहा है उसको देखते हैं। फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर की बात करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा ब्लर हो गया तो काम चला लेंगे। ये 10 ओम का हमारा, सॉरी 10 वोल्ट का हमारा सोर्स है, जो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 2 ओम रजिस्टर है। ये 2 ओम रजिस्टर में करंट निकालनी है किसी तरीके से। इसमें करंट बोले इधर से जा रही है या उधर से भी जा सकती है, तो ये निकालनी है। तो इसमें हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। ये जो हमारा है कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम ये बना सकते हैं, वाई बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं। उसको चेंज करेंगे। यहाँ हम बोले तो ये हमारा बैलेंस ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी बन सकता है। देखते हैं। अगर हम बात करें, ये जो रेजिस्टेंस, अगर आप गौर से देखें, ये जो रेजिस्टेंस है ये कहाँ पे लगा हुआ है। ये एक तरीके से ये दो रेजिस्टेंस 4 और 3 और ये इनके नीचे B और 6, 8 और 6 इनके बीच में लगा हुआ है। तो ये कुछ ब्रिज का कॉन्सेप्ट बन गया। ये 4 और 3, ओके, ये 8 और 6, ये आपका क्या बन गया, बैलेंस ब्रिज बन गया। और बैलेंस ब्रिज बन गया तो इसमें करंट जीरो होगी। तो इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस विजुलाइज करने की देर थी, आपको विजुलाइज करना था कि ये ब्रिज है। ओके, तो हमारा आंसर I = 0 आ गया। अब बात करते हैं, ऐसे इंडक्टर दिए हैं हमें और एक रजिस्टर, तीनों अलग हैं, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये है। फाइंड Z1 ऑफ द नेटवर्क सोन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें अपने बेसिक को लेते हुए साथ में चलना है। हमारा बेसिक क्या कहता था कि Z1 क्या आता है, ये क्या है, डेल्टा नेटवर्क में है, ये डेल्टा में है। इसी डेल्टा से हमें क्या बनाना है, ये स्टार नेटवर्क बनाना है। तो इसका जो Z1 है किसके इक्वल है, ये स्टार का Z1 है। Z1 ऑफ स्टार प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, जो हमारा लॉजिक लगता था, अपॉन सम ऑफ ऑल। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। उससे मतलब नहीं है कि क्या कैपेसिटर प्रेजेंट है कि क्या प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड हम Z1 के लिए निकाल रहे हैं। Z1 क्या है, ये, तो इसका और इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और सम ऑफ ऑल, अभी हमको इस तरीके से दिया था J, ओके, 3 ओमेगा ओम, तो ये JXC के फॉर्म में था हमारा। कैपेसिटिव इम्पिडेंस हमें दिया था, तो इसका सम, फिर ये आगे 18 एंगल 90, इसको सॉल्व करके ये हमारा 3√2। ये कैसे आया है, तो रूट इसका मैग्नीट्यूड 3² और प्लस 3², तो ये सॉल्व होके ये मैग्नीट्यूड आया है। और सिमिलरली एंगल तो दिख ही रहा है कि tan इनवर्स 3/3, मतलब ये वाला 3 डिवाइडेड बाई ये वाला 3। तो ये कॉम्प्लेक्स का ही हम आगे कॉम्प्लेक्स में देख लेंगे। तो इस तरीके से आंसर इसका आया हमारा 18 एंगल 45। अब बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। तो हम सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। अगर उसके संग सीरीज में रेजिस्टेंस है तो उसको हम करंट में चेंज कर सकते हैं, करंट सोर्स जिसके अंदर क्या होगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा, पहली चीज। तो हम वोल्टेज से चेंज कर रहे हैं करंट में। तो अब इस ISC की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। और ये ISC क्या है, जो करंट फ्लो हो रही है इसके अराउंड। अगर इसको क्लोज कर दें और अगर इसको ओपन करके चलें तो इसके अराउंड जो वोल्टेज है वो हमारा VOC है, जो शुरू में था। तो VS = VOC और IS = ISC। तो I क्या होता है, मतलब इसको याद करने की तो जरूरत है ही नहीं। I क्या होता है, V/R। तो I जो फाइनल बनेगा वो जो जिनसे बना है उन रेजिस्टेंस और वोल्टेज का VS/RS के इक्वल है। और वोल्टेज हम इसको उल्टा भी चेंज कर सकते हैं ना, ऐसे। अगर करंट के पैरेलल में हमारा रजिस्टर है तो उसको वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं। तो VS क्या बनेगा, क्योंकि I × R होता है तो IS × RS। तो ये जो I और R है इनका प्रोडक्ट कर दो और यहाँ पे वोल्टेज बना दो और इसी रेजिस्टेंस को उधर बना दो सीरीज में। अब इसका भी लॉजिक है, ऐसा क्यों है, बिकॉज अगर वोल्टेज के पैरेलल में रेजिस्टेंस बनाते, क्योंकि वोल्टेज सेम होता तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, इसलिए ये रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में था। ऐसे ही करंट के सीरीज में रजिस्टर का सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए ये पैरेलल में है। अभी क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ये जो 5 ओम रजिस्टर है ये वाला, इस 5 ओम रजिस्टर में हमें पावर डिसिपेशन बताना है। तो कैसे बताएंगे 5 ओम रजिस्टर में पावर डिसिपेशन, हम इसको चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे कर लेंगे, ये करंट और ये पैरेलल में है, ओके, करंट और रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इसका प्रोडक्ट
क्या होगा 20 वोल्ट, ये हमारा वोल्टेज आ गया और इसको सीरीज में ले लिया 4 ओम को, एकदम सिंपल। ओके, ऐसे ये हमारा करंट और ये सेम चीज़, तो फिर से 4 5 से 20 वोल्ट और ये सीरीज में, तो ये पूरा ऐसा बन गया। इसमें हम लूप में लगा सकते हैं आई को सॉल्व करने के लिए। सो आई को लगा देंगे और सॉल्व करके हमारा आई यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आई 0 के इक्वल है, ऐसा क्यों, उसका भी लॉजिक है। क्योंकि आप यहाँ से 5 यहाँ से करंट भेज रहे हो, अगर यहाँ से 5 जा रही है तो यहाँ पे वापस भी तो 5 आनी चाहिए, और आप यहाँ से 4 भेज रहे हो तो यहाँ से वापस 4 आनी चाहिए। अगर ये इस नेटवर्क में जाएगी तो वापस कैसे आएगी, मतलब इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो करंट हमारी यहाँ पे 0 है इसके अराउंड। ओके, करंट हमारी 0 है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन तो सिंपली ही निकाल सकते हैं, पावर इन 5 ओम, मतलब उसमें करंट जितनी फ्लो हो रही है, पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर, ये हमें वैल्यू पता है। बस ये 4 एम्पेयर कब होगी, इससे जब हमें पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जाएगी। ओके, तो 4 स्क्वायर इंटू 5 80 वॉट इज द आंसर, इसका आंसर 80 वॉट है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इफ आई इजकल टू 5 एम्पेयर, ये जो आई है, आई कहाँ पे है, ये आई है, ये आई है हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये 5 एम्पेयर है, तो व्हाट इज वी एस, तो ये वी एस क्या होगा, ये अगर आई 5 एम्पेयर है तो ये वी एस हमारा क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले सिंपली जो सॉल्व कर लेते हैं चीज़ें, ये दोनों पैरेलल में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, 16 चौक 64, ये 64 बना दिया हमने। इसके संग 16 सीरीज में, ये 16 हमारा वोल्टेज है ही, ये पैरेलल में 2, फिर ये 2 और 10 हमारे किसमें, सीरीज में। सो ये 2 और 10 को हमने बना दिया 12। ओके, ये 12 बन गया। अगेन हमने क्या किया है, ये जो 12 और ये 6 है, ये कैसे हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं पैरेलल में, करंट सोर्स, तो ये 72 वोल्ट का हमारा वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। ओके, ये कितना 12 6 6 जा 72, फिर ये 12 हमारा है, तो यहाँ पे करेक्शन करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है ये 12 ओम का चल रहा है। ओके, ये 12 ओम का चल रहा है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स है 64 और 16, क्योंकि ये अपोजिट पोलरिटी में है तो इसको बना देंगे हम यहाँ पे, ये हमने बनाया ये, उसके बाद ये किया है, इसको हम बना देंगे ये करके 48, ये 48 वोल्टेज हमारा बन गया। ऐसे ये 16 और 20 हमारा जो रेजिस्टेंस है सीरीज में, ये 36 बन गया। अब क्योंकि वोल्टेज के संग सीरीज में रेजिस्टेंस है, इसको हम चेंज कर देंगे करंट सोर्स एंड ये रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 48/36, ये बन गया। ये अब ये दोनों हमारे कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, और क्योंकि हमने इसको भी सॉल्व कर लिया था ये, ओके, ये जो 6 और ये था, तो ये हमारा ये वोल्टेज सोर्स बन गया, उसके सीरीज में रेजिस्टेंस 12 बन गया, तो ये 12 और 7 सीरीज में आ गए, तो 12 और 7 सीरीज में आ गए। तो अब ये फाइनल सॉल्व होकर आ गया ये 19, इसके संग वोल्टेज सोर्स, इसके संग रेजिस्टेंस और इसके संग ये। अब हमने किया क्या यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे देखने वाली बात है, जब ये हमने पैरेलल में लिए तो ये हमारे क्या हो गया, ये ऐसा हो गया, ये हमारा 9 आ गया, तो ये हमारा कुछ ऐसा था, ये करंट थी, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस था केवल 9। अब इसको हम फिर से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हमने बना दिया ये वोल्टेज, और रेजिस्टेंस तो 9 और वोल्टेज हमारा ऐसा हो गया सॉल्व होके। तो ये 4 एलिमेंट आए सीरीज में, इसमें हम केवीएल लगा सकते हैं। सो -12, ओके, इसमें हम लगा सकते हैं केवीएल, ये -12, ये इसको हटा देते हैं पहले, -12 -72 -VS, ओके, और ये हमारे रेजिस्टेंस 19 + 2 + 5, ये 5 यहाँ पे था, ये 19 नहीं, 19 + 9 मतलब 12 + 7 + 9 इंटू आपका करंट 5 एम्पेयर हमको दी हुई है, तो यहाँ से VS निकल के आया 56 वोल्ट्स। फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर हमें निकालना है Vx की वैल्यू निकालनी है हमें, ये Vx की वैल्यू निकालनी है इस 5 ओम रेजिस्टेंस के अलाउंग। तो इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो ये हमारा करंट है, उसके संग पैरेलल में रेजिस्टेंस, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ये करंट एलिमेंट है, पैरेलल में रेजिस्टेंस, ओके।
बट यहाँ पे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो Vx है ये क्या चीज़ है, ये Vx पे डिपेंड कर रहा है एक एलिमेंट। इसी सर्किट का एक एलिमेंट है जो करंट सोर्स है, वो Vx पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। अगर हम Vx को चेंज कर देंगे तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। करंट सोर्स तो वही वैल्यू देगा। आप इसमें मतलब 5 ओम में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते क्योंकि Vx/2 इस पर डिपेंड करता है। इसको छोड़ के आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो ये जो हमारे करंट वाले थे तो ये ऐसे बन गए, वोल्टेज सोर्स में चेंज हो गए जिसके संग हमारा साथ में कुछ रेजिस्टेंस आ गया। तो सब कुछ हमारा कैसा हो गया, सीरीज में। अब आप इसमें केवीएल लगा दो, तो आप आई के उस अराउंड केवीएल लगाओगे तो आपको Vx की वैल्यू आ जाएगी। Vx इजकल टू 5i, आई ये आ गया। सो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। बस ये चीज़ थी यहाँ पे। अब बात करते हैं मैश एनालिसिस की। तो मैश कैसा होता है, में कोई भी क्रॉसओवर नहीं होता है। मैश एनालिसिस की बात करते हैं। एक चीज़ होती है लूप और एक चीज़ होती है मैश, दोनों अलग है। लूप इज अ या मैश इज अ लूप, मैश एक लूप है बट मैश एक लूप है। ओके, बट मैश के अंदर और लूप नहीं बन सकते, फर्दर और मैश नहीं बन सकते। मतलब बोले कि मैश सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। ये एक मैश है, ये एक मैश है, ये एक मैश है और ये एक मैश है। मतलब मैश को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। लूप, ये एक लूप है, ये एक लूप है, ओके ये एक लूप है, ऐसे ये एक लूप है, ये सब लूप है। तो लूप में आप कुछ भी कर सकते हो, लूप को कितना भी तोड़ सकते हो, मैश को और तोड़ नहीं सकते। ओके, ये प्लेनार है, ये नॉन प्लेनार है। प्लेनार क्या होता है, प्लेनार के अंदर कोई क्रॉसओवर नहीं होता। यहाँ कहीं पे क्रॉसओवर नहीं दिख रहा, इसके अंदर क्रॉसओवर है। ये कुछ दिख रहा है इस तरीके से, ये रेजिस्टेंस है, ये इसके ऊपर से गया, बट ये क्रॉसओवर नहीं है। इसको आप कैसे बना सकते हो, ये जो मैंने हाईलाइट करके बनाया इसको मैं ऐसे नहीं बना सकता। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस एलिमेंट ही तो है, ये मैं ऐसे बाहर बना दूं। ये कहाँ का क्रॉसओवर, ये क्रॉसओवर नहीं है, क्रॉसओवर है बट इट इज प्लेनार। एक्चुअली क्रॉसओवर नहीं है, इसको ऐसे ही तो बना दिया, वो जो रेजिस्टेंस है उसको बाहर से बना दो। आपको बस इस और इस पॉइंट के बीच में तो जोड़ना है। हाँ, तो ये ऐसे बन सकता है, लेकिन ये एक तरीके का, ये क्या है, नॉन प्लेनार है, ये नॉन प्लेनार है, ये आपका नॉन प्लेनार है। इसको आप नहीं बना सकते, ये कुछ ऐसे यहाँ से जा रहा है और इसको आप अलग तरीके से नहीं बना सकते क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट जुड़ रहे हैं। तो ये बनाने के लिए ये इसी के ऊपर से ही जाएगा, या तो इधर से जाएगा या इसको खींच के इधर से भेजो, कहीं से भी भेजो। तो ये मिक्स है एक दूसरे में। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्लेनार, व्हेन द नेटवर्क इज ड्रॉन ऑन प्लेन विदाउट एनी क्रॉसओवर देन इट इज कॉल्ड प्लेनार। अगर बिना क्रॉसओवर के बना दे किसी भी प्लेन पे तो प्लेनार है। और मैश एनालिसिस केवल प्लेनार पे ही अप्लाई होती है, और नोडल एनालिसिस जो आगे पढ़ेंगे वो याद रखेंगे, वो दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ मैश एनालिसिस क्या है, पहले आप मैश ढूंढो, फिर कन्वेंशन असाइन करो करंट के। ओके, जैसे कि इसमें दो मैश है, ये और ये, इसमें करंट असाइन करिए I1, इसमें I2। ये कन्वेंशन मतलब डायरेक्शन असाइन करिए, फिर KVL लगाओ, इसमें KVL लगाइए, फिर लूप करंट निकालो। तो देखते हैं KVL, इसमें जब I2 में KVL लगाई है, ओके सो I2 में लगाई है तो यहाँ तो सीधे सीधे आ गया I2 इक्वल टू 2। मतलब हमने I2 क्या है, करंट है, उसमें करंट तो इस पूरे में सेम ही फॉलो होगी ना, खासकर यहाँ पे जो फॉलो होगी वही I2 होगी, ये चीज़ है। अब लगाते हैं इसमें, तो ये इधर से जा रहा है पीछे से, तो माइनस, तो हमारा ये -10। और इसके अंदर क्या है, इसके और इसके अंदर सेम करंट फ्लो हो रही है 5i1, और इसके अंदर एक I2 भी फ्लो हो रही है, तो ये 5i1 और ये -3i2, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, I1 ऐसे जा रही है और I2 नीचे से ऊपर जा रही है, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से, तो ये तीन टर्म से I1 निकाला, तो हम ये हमने निकाल ली। अब एक और बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैसेज। ओके, यहाँ पे ये हमने लिया है, इसको आप ई बोलो या कुछ और टर्म भी बोल सकते हो, सी बोल सकते हो, ई बोलो, मैश, ई क्या है, मैश। तो जितनी इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी, जितने मैश होंगे उतनी इक्वेशन हमें बनानी पड़ेंगी। तो ई इजकल टू 2, ई का फॉर्मूला क्या है, ई इजकल टू बी माइनस एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है इसका। बी क्या है, ब्रांच इज इंडिपेंडेंट पाथ। इंडिपेंडेंट पाथ जो हमने ऊपर पढ़े थे, मतलब क्या है कि दो प्रिंसिपल नोड के बीच में प्रेजेंट है, मतलब एक पाथ ये है इंडिपेंडेंट पाथ, मतलब इसमें
एक से ज़्यादा भी एलिमेंट आ सकते हैं, केवल ये नहीं कि एक ही एलिमेंट आएगा। एक ये आपका ये है इंडिपेंडेंट पाथ, ओके, ये इंडिपेंडेंट पाथ है। तो टोटल हमारे कितने हैं, 3 है इंडिपेंडेंट पाथ यहाँ पे इस क्वेश्चन में। एक बीच वाला है, इसमें भले ही एलिमेंट एक ही है पर ये इंडिपेंडेंट पाथ है। और प्रिंसिपल नोड कितने हैं, प्रिंसिपल नोड हमारे 2 हैं, ओके, प्रिंसिपल नोड हमारे 2 हैं। कौन कौन से, ये जो नोड है और ये पॉइंट ये सब कुछ सेम ही तो है ऊपर वाले। सिमिलरली ये जो नीचे वाले हैं ये सब सेम है। तो 2 हमारे प्रिंसिपल नोड है यहाँ पे। तो ये आ गया 3 माइनस 2 माइनस 1 इज 3 माइनस 1 इज 2। तो यहाँ क्वेश्चन में जब मिनिमम इक्वेशन पूछे तो एक्चुअल में वो केवीएल वाली इक्वेशन पूछ रहा है, ये कहने का मतलब है उसका, ओके। अगर वो मिनिमम इक्वेशन पूछ रहा है, यहाँ 2 आया तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। ये क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रांच पाथ, ओके। ये प्रिंसिपल नोड है n। इस क्वेश्चन में लूप करंट निकालनी है, तो कुछ भी नहीं किया है हमने, केवल ये लगा दिए तीनों अलग अलग लूप। अब ये जो एलिमेंट होता है जैसे ये है, तो यहाँ पे जो करंट होगी उसको लिखेंगे I1 माइनस I3, ओके। यहाँ पे जो करंट होगी उसको लिखेंगे कैसे, I1 माइनस I2, क्योंकि ये I2 ऐसे जाके ऊपर जा रही है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो कैसी होगी, I3 माइनस I2। तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस को लिख देंगे, ये I2 माइनस I1 ये, ओके। ये सॉल्व करके, और क्योंकि हमसे I0 पूछा है, I0 हमको पता है I1 माइनस I2, तो ये चौथी इक्वेशन लगा दी, तो ये हमने निकाल लिए। अब इससे हम सॉल्व करके, बाकी तो सॉल्व करने का काम है, ये वैल्यू निकाल सकते हैं I1 I2 I3 की। अब एक क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ के बीच में। तो कभी कुछ इस तरीके से आता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस निकालो, तो आप एक क्या मान लो कि उसके अराउंड, पॉइंट के अराउंड एक सोर्स मान लो कि ये सोर्स है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा उससे हम निकाल सकते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसमें हम लूप करंट लगाते हैं I1, इसमें हम लगाते हैं कितनी 49 I1, क्योंकि ये हमें दिया गया है, ये दिया गया है। तो VS किसके इक्वल है, 6I1, इसके अराउंड चलेंगे तो 6I1 ये जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है I1, 6I1 प्लस 1/100, ये जो आपका C है, मतलब ये क्या है, प्लस 1/C, ओके। और ये हमारी करंट यहाँ पे ऐड हो जा रही है, दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों करंट ऐड हो जा रही है, ये दिख रहा है ना, ये दोनों करंट ऐड हो जा रही है यहाँ पे, ओके। तो ये किया है 1/C, इनको ऐड करके dt। अब हमारा जो नॉर्मल कंडीशन होता है वो ऐसा होता है, VS इक्वल टू 6I1 प्लस, ये तो हमने सॉल्व किया अभी, 50 बाहर ले लिया, VS इक्वल टू R इक्वलेंट I1 प्लस 1/C इक्वलेंट इंटीग्रेशन I1t। अगर कुछ इस तरीके से आपको गिवन है, ये करंट सेम है दोनों में, तो ये जो टर्म होता है 1/, में ये आपका C इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या आया आपका 100/50, या फिर 1/C इक्विवेलेंट क्या आया 0.5, तो 100/50 आ गया 2 फेराड। तो यहाँ पे आपका C इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने इससे, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, रिटर्न पाथ वाला। यहाँ पे कोई भी रिटर्न पाथ नहीं है, तो अगर करंट हम कह रहे हैं कि जाएगी तो उतनी वापस भी आनी चाहिए, तो सेम ही पाथ से ऐसा हो ही नहीं सकता कि जा भी रही है और सेम ही पाथ से वापस आ रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे हमारा करंट तो जीरो होगा, इसमें करंट तो जीरो होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बट वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, तो लूप्स विल वर्क इंडिपेंडेंटली, लूप अपने आप बंद वर्क करेंगे। तो ये I0 हमने यहाँ पे मान लिया, और यहाँ पे हमने माना I हम सॉल्व कर सकते हैं। 100 और 2 रजिस्टर हैं दोनों सीरीज में, तो 100/5 20 एम्पियर यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग केस है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है डिपेंडेंट, VAB क्या है, इसके और इसके बीच में है। तो I0 क्या है 4 VAB अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ये 3+1, या फिर 4/4, मतलब I0 इक्वल टू VAB, एक इक्वेशन। तो एक इक्वेशन तो हमने यहाँ से निकाली, ये जो लूप था, ये 4 VAB और इसमें I0 है, तो ये I0 और VAB के बीच में निकाली। दूसरा हमने क्या निकाला, ये जो V डैश है, ये जो V डैश है ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये जो V डैश है ये इसी के इक्वल ही हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये जो V डैश है ये किसके इक्वल है, ये जो यहाँ पे करंट I0 फ्लो हो रही है, I0 और रेजिस्टेंस है 1, तो कितना हो गया I0 × 1। अब I0 × 1 क्या है, I0 है हमारा VAB,
जो हमने यहाँ से निकाला है। ओके, तो ये हमें दिखने में नहीं दिख रहा है, यहाँ जो वी ए बी है वो इसके इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल है, ऐसे दिखने में तो नहीं दिख रहा है बट है इक्वल। ओके, है इक्वल ये इक्वेशन से। अब इस इक्वेशन को उठा के हम यहाँ रख देंगे, इसको और आगे रख देंगे, इसमें केवीएल लगाया बीच में, तो -40 प्लस वी ए बी प्लस वी नॉट, ये दोनों इक्वल हैं। ओके, तो 40/2 मतलब 20 एम्पेयर आ गया हमारा आई नॉट। तो ये हमने इस तरीके से सॉल्व किया। तो क्या काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सअप है। फाइंड द लूप करंट्स ऑफ द नेटवर्क जोन, इसके अंदर लूप करंट पूछ रहा है अगर। ओके, इसके अंदर लूप करंट पूछ रहा है, हमने इसमें लिया I1, इसमें लिया I2। अब ये बीच में जो करंट है ये वोल्टेज डिपेंडेंट है, ये आपका करंट सोर्स है जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट है। ये इसकी डायरेक्शन तो हमको दी है यहाँ से कि इसकी डायरेक्शन नीचे है। अब यहाँ पे मान लो I1 हमने मानी कि ये I1 है, और ये हमने मानी कि क्योंकि ये इसमें जा रही है, ये इसमें जा रही है, तो इसमें भी जाएगी। इसको अपने ये खुद से माना, ये डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है, पता नहीं सही है कि गलत, लेकिन हमको खुद से माना है। तो हमको दिख रहा है कि I1 डिवाइड हो रही है दो में, किसमें, Vx/2 में और I2 में, दो में डिवाइड हो रही है। अब KVL अराउंड, क्योंकि हमेशा कभी भी ऐसा हो कि आपको KVL लगाना पड़े और आपको वो करंट सोर्स आ रहा हो जिसका वोल्टेज नहीं पता, इसका वोल्टेज हमें नहीं पता, आप क्या करो, आउटर लूप में KVL लगा दो। जो आउटर लूप है इस आउटर लूप में KVL लगा दो। इस आउटर लूप में KVL लगाते हैं, तो अगर ऐसे जा रहे हैं तो -20, ये प्लस Vx, ओके, यहाँ पे प्लस और ये प्लस, तो माइनस प्लस प्लस प्लस। यहाँ से आप सॉल्व कर लो। तो ये कॉन्सेप्ट है सुपर मैश का कॉन्सेप्ट। जब भी ऐसा कोई आपका ब्रांच आया जिसके अंदर क्या है, करंट सोर्स है और जिसका हमें वोल्टेज नहीं पता, तो आप उसमें KVL डायरेक्टली नहीं लगा सकते, आप बाहर लगाओ और वहाँ पे KCL लगा दो। मतलब ये क्या है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन है KVL KCL का। KVL इक्वेशन ऑफ आउटर लूप इज इक्वेशन ऑफ सुपर मैश। ओके, आउटर लूप की जो है, व्हेन द करंट सोर्स ब्रांच इज कॉमन फॉर टू मैशेस, अगर दो मैश के लिए करंट सोर्स ब्रांच कॉमन है, इट इज पॉसिबल टू फाइंड सॉल्यूशन बाय यूजिंग सुपर मैश टेक्निक। तो ये हमने सॉल्व कर लिया उन दोनों इक्वेशन को यूज करके। तो कंपैरिजन देखते हैं, मैश क्या है कि KVL प्लस ओम्स लॉ। ओके, ये हमारा लगता है ओम्स लॉ कहाँ लगता है, ओम्स लॉ तो बहुत ईजी है। आप जब वोल्टेज निकाल रहे हो, ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट जा रही है आई नॉट, तो इसका वोल्टेज क्या लिखोगे, I0R। तो ये आपने कैसे लिखा, विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, ये तो ओम्स लॉ ही लगाया है ना। तो मैश में आपका ये लगता है 2, सुपर मैश में आपका KCL और लग जाता है, बिकॉज आपका ऐसा बीच में ब्रांच आ गया जिसमें करंट सोर्स मौजूद है जो कि दो मैश में कॉमन है। ओके, लाइक दिस, ये आपका एक करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है आपका एक। ओके, करंट सोर्स है जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट है। तो अब इस लूप में आप नहीं लगा सकते और इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही ये करंट सोर्स है, तो आप क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे। इनके पॉइंट पे आप क्या लगा लो, वो लगा लो KCL, या आपने KCL लगाया दो जगह। ओके, एक तो इस पॉइंट पे लगाया होगा और एक आप और किसी पॉइंट पे लगा सकते हैं। तो I2 माइनस I1 हमने बोला जो, अच्छा ये हमने करंट लिए, ये I1 है, मतलब ये हमने यहाँ पे ऐसे I1 ली है, फिर ये हमारी I2 है, तो ये हमने I2 ली है ऐसे, ये I2 मानी है, और ये हमारी I3 है, मतलब ऐसे हमने I3 ली है। तो यहाँ से दिखा सकते हैं कि ये I1 माइनस I2, ये जो करंट इसमें फ्लो हो रही होगी वो किसके इक्वल होगी, वो इसके इक्वल होगी। या बोले तो I2 माइनस I1, ये जो करंट है क्या है, हमने जो ली है I2 माइनस I1 की इक्वल है Vx/3। ऐसे ही इसमें आपका ये करंट जो जा रही है IS, वो इसके इक्वल है। तो ये दो इक्वेशन तो यहाँ से आई, एक आपने KVL की इक्वेशन लिख ली जो आउटर लूप में लिखी, जिसमें कोई भी करंट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, और इन केस अगर एग्जिस्ट करता भी है तो उसका वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, फिर आप सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लूप करंट्स ऑफ द नेटवर्क। तो हमने ये लगाया, ओके, ये I2 लगाई, ये I3 लगाई। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि ये मौजूद है, ओके, करंट सोर्स है जिसका हमें वैल्यू पता है Vx/9, ये वोल्टेज डिपेंडेंट है ना कि इसका वोल्टेज की वैल्यू है। तो फिर से वही चीज़ करेंगे, I2 अलग निकाला हमने, I1 अलग, जो जो हमें पॉसिबल मिल जाएगा ये सब KCL लगा के निकाला, और ये इक्वेशन फाइनली हमने कैसे लिख ली, उससे लिख ली KVL से, आउटर लूप में लगा के।
ओके, तो ये वोल्टेज की और करंट की अलग अलग वैल्यू यहाँ से सॉल्व होके हमारी ये आ गई।